जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने साइंस का एनालिसिस देख लिया होगा, चीज़ों के बारे में थोड़ी सी समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। जिस तरीके से पेपर आया है, ऐसे पेपर में हमें कैसे अप्रोच करना होगा हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, आप सबको आइडिया लगा होगा। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एनालिसिस। सर, ये एनालिसिस करते समय एक चीज़ तो मुझे क्लियरली समझ में आ रही है कि ये जो पेपर 2024 का था वो जिस तरीके से इससे पहले के पेपर हुए हैं उससे बहुत अलग था, बहुत अलग। चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, साइंस जिसे हम सबसे इजी मान सकते हैं सभी में, उसमें भी आप देखेंगे साइंस उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पहले पूछा जा रहा था। सेम ज्योग्राफी जो साइंस के बाद थोड़ा सा जिसे कहेंगे आसान आया है, वो भी उस तरीके से आसान नहीं है जैसे पहले आया करता था। सर, देखकर हैरानी हो रही है कि इंडियन ज्योग्राफी पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इंडियन ज्योग्राफी पर जो बच्चों को रहता है दिमाग में कि भाई कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, कुछ आसान से क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस पर, लैंडफॉर्म पर जो क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे, उस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का एनालिसिस देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि क्या इस बार ज्योग्राफी का ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन कहां से आए हैं, कैसे पूछे गए हैं। हमें अभी तो 24 चला गया, बट 25 के लिए हमारी अप्रोच कैसी हो सकती थी। जो आपका डाउट है कि क्वेश्चन ये बिल्कुल बाहर से पूछे हैं, ये सॉल्व हो ही नहीं सकते थे, वो मिथ को मैं थोड़ा सा आपका यहां पर ब्रेक करूंगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं सबसे पहले मैं मैपिंग के क्वेश्चन से। 3 मैप के क्वेश्चन आए हैं आपके ज्योग्राफी में, जहां पर सबसे पहले मैपिंग में आपका अरेबियन पेनिनसुला के बारे में पूछा है। दूसरा मैपिंग का क्वेश्चन है जहां पर लैंडलॉक्ड बाउंड्री जो कंट्री है यूक्रेन से, वो शेयर कौन कौन सी करती हैं, वो पूछा है। और तीसरा आपका यहां पर ओशियन करंट से क्वेश्चन पूछा है। ये 3 क्वेश्चन मैप के आए हैं। पहला क्वेश्चन अरेबियन पेनिनसुला का, आपने देखा होगा, आपको लगा होगा कि यार ये क्या पूछ लिया, क्यों पूछ लिया अरेबियन पेनिनसुला। हालांकि न्यूज़ में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ रहती है, पर हम लोगों को आइडिया रहता नहीं कि यार ये वाला चीज़ पढ़नी है या ये वाली पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है। पर दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूँ, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको देखकर हैरानी होगी, और मुझे भी हुई, कि सर ये जो क्वेश्चन पूछा है ये डायरेक्ट आपका CDS 1 2024 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं इस पेपर को, और मैं ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। आपको सर अभी भी शायद ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि PYQ की वैल्यू क्या है, बट इस पूरे एनालिसिस को देखिएगा। साइंस में मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, ज्योग्राफी में समझा रहा हूं, आगे भी समझाऊंगा। देखो क्लियरली यहां पर, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, वही पूछ रहा है यहां पर। सेम पैटर्न, तरीका भी पूछना वही, पूछने का तरीका भी वही है। आप नोटिस करेंगे ऑप्शन भी वही है, कुवैत कुवैत, ओमान ओमान, यमन यमन। बस जो नॉट वाला चीज है, जैसे कि यहां जॉर्डन इसका जो है राइट आंसर था हमारा, ये पार्ट नहीं है अरेबियन पेनिनसुला का। ऐसी लिबिया पार्ट नहीं है अरेबियन पेनिनसुला का। सिर्फ उतना पार्ट चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्या कहोगे इसे, कोइंसिडेंस? नहीं सर, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या वैल्यू है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन देखा मैपिंग का ये वाला क्वेश्चन आपने CAPF 2024 में। करने लायक था या नहीं था, खुद ही सोचिए आप, करने लायक था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन। यूक्रेन के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती कौन सी कंट्री? रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड, लिथुनिया। सर हो सकता है कि पहली बात तो ये बहुत ही न्यूज़ में रहा टॉपिक था, अभी नहीं था पर थोड़े समय पहले था, पर फिर भी इस चीज़ के लिए आइडिया रहना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूँ, सर CSC 2023 में यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है। तो यहां पर आप देखेंगे 6 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से सिर्फ 2 ऑप्शन सही थे आपके, रोमानिया और हंगरी, इसीलिए इसका आंसर ओनली 2 है।
और अगर यहाँ पर एलिमिनेशन की बात की जाए तो लिथुनिया भी यहाँ पर हट रहा था, और यही लिथुनिया आपका यहाँ पर ऑप्शन में प्रोवाइड किया है, जो कि नॉट पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर लिथुनिया होगा, जो यूक्रेन से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये तीनों आपके शेयर करते हैं। तो यहां पर भी आप कनेक्शन देख पा रहे हैं कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यार आपने इन क्वेश्चनों को सिर्फ ध्यान से अटेम्प्ट ही किया होता, ठीक है। हालांकि देखो आसान क्वेश्चन है, पर बहुतों के लिए ये आसान नहीं हुआ होगा, पर आप यहां देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही किया होता तो भी आप इसका आंसर सही कर आए हुए होते। ये लिथुनिया, ये लिबिया यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। 2 मैपिंग के क्वेश्चन, दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन आपका मैपिंग का है ओशियन करंट से रिलेटेड, ओशियन करंट और उसकी लोकेशन। अब यार ओशियन करंट अगर ये किसी ने गलत किया है तो पहली बात भाई बहुत ही खराब स्थिति में आपकी तैयारी चल रही है। ओशियन करंट मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि कई बार आपके पेपर में आ चुका है, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, और यहां पर कुछ करंट ऐसे हैं जिनके बारे में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें से एक है कुरोशियो। तो कुरोशियो के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। कुरोशियो, अगुलास, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, एंटलीज करंट, ये 4 करंट यहां पर थे। इसमें से अगर मैं मैच करने की बात करूं तो सर कुरोशियो आपका आ जाता है पैसिफिक ओशन में, अगुलास करंट आ जाता है आपका इंडियन ओशन में, ईस्ट विंड, अब यहां पर देखिए ये वाले सी और डी में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समस्या आई हो, पर ए और बी को ही अगर आप 2 और 4 मैच करा लेंगे तो भी आपका आंसर डी निकल के सामने आ जाता है। अब सर सोर्सेस की बात करूं तो देखिए एनडीए 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीधे आपके पैसिफिक ओशन में कौन सा करंट नहीं है इस पर क्वेश्चन आता है, जिसमें इनका फोकस था अगुलास। तो अगुलास ही यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है। इससे आपको यहां पर क्लियरिटी हो गई होगी कि ये पीवाईक्यू में यहां से पूछा गया है। उसके बाद कुरोशियो की बात करूं तो यहां पर सीडीएस के 2000 ये ईयर है 15, यहां पर आपका कुरोशियो के बारे में क्लियरली मेंशन है उसकी लोकेशन पैसिफिक ओशन। तो ये 2 करंट यहां पर मैंने दिखाया कि कैसे यहां से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर आप इसकी एनसीईआरटी में भी अप्रोच देखना चाहें तो एनसीईआरटी में भी आपको एक मैप इस तरीके से बना के दिया है। तो सर ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओशियन करंट पर मैं सर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं, पर उनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितनी ज़रूरत थी मैंने आपको वहां पर दिखाई है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डुएबल था। तीनों क्वेश्चन जो आपने पीछे देखे हैं वो डुएबल हैं, अगर उन्हें आप अपनी हार्ड कैटेगरी में रख रहे हैं तो सर जिस तरीके का पेपर आया है ऐसे पेपर में आप फिर मार्क्स शायद ही कहीं से निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं कहीं से कोई ऐसा बहुत अलग सोर्स उठाकर नहीं कह रहा हूं कि ये आसान क्वेश्चन है सर, सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डायरेक्ट कॉपी कर दी गई है। अगर उसको भी आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और पीवाईक्यूज को भी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं समझ रहे हैं तो गलती कहीं ना कहीं आपसे हो रही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, Which one of the following statement with regard to greenhouse effect is correct? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों बहुत लेंदी हैं, मैं सबको नहीं पढ़ूंगा, पर इसका राइट आंसर सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट पास बैक थ्रू इट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफाइन करता है। उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी बच्चों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी होगी। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि नहीं भी आपको आइडिया था तो भी आप अगर नोटिस करेंगे सीडीएस 1 2022 में क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी आ चुका है। विच और वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द ग्रीन हाउस, ठीक है। वही यहां पर देखिए, यहां पर भी यही स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट, ठीक है, वही पूछ रहा है। और अगर यहां पर चारों ऑप्शन में ना जाकर मैं सीधे पॉइंट पर बात करूं तो पहला ही ऑप्शन जो आपका सही आंसर दे रहा है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस व्हाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम ग्राउंड एंड प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास आउट थ्रू द ग्लास। सर यही चीज आपने यहां पर नोटिस करी, ठीक है, कि शॉर्ट वेवलेंथ जो है शॉर्ट वेवलेंथ कैन पास और जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो कैन नॉट पास। मतलब आप देख रहे हो कि सीधे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जा रहे हैं। और अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो सर एनसीईआरटी में एक चैप्टर है आपका वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, पेज नंबर 104,
क्लास 11th का है, यहां पर भी ग्रीन हाउस को डिफाइन किया है। तो यहां तक तो चलिए जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बेहतर ढंग से एनालाइज करके अटेम्प्ट किए हो तो यहां पर ये आंसर आपने आसानी से कर लिया होगा। सर अभी तक 4 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के दिखाए हैं, चारों का चारों सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखाया मैंने आपको। शायद अब भी आपको पीवाईक्यू की समझ दिमाग में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। नहीं आ रही तो चलिए मेरे साथ बने रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि ये क्यों जरूरी है। सर आपको लगता है कि पेपर टफ आया है क्योंकि एनसीईआरटी से नहीं पूछा है, भाई सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है। मैं ये बात पिछले 2 साल से कहता आ रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसको भी देखना है। और देखना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर पेपर खत्म होता है तो कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। देख लो सर आपके सामने है कि कहीं एक भी क्वेश्चन आया है या फिर कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे कमेंट करते फिरते रहते हैं ना इधर उधर कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो कुछ नहीं आया, सर ने इतने सारे पीवाईक्यूज पढ़ने के लिए बोले थे, ये पढ़ने के लिए बोला था, वो पढ़ने के लिए बोला था। सर आपके सामने है चीजें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इन एन इकोसिस्टम वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों जो ट्रॉपिक लेवल जो होता है फूड चेन में वो लिमिटेड रहता है, उसके पीछे का कारण पूछा है। आंसर है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फूड चेन है वो खत्म हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कारण था। अब यहां पर भी आप कहेंगे कि सर ये हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में तो कोई सोर्स है ही नहीं। सर कुछ नहीं है, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, CDS 2 2021। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। ये क्वेश्चन पढ़िए और ये जो 2024 में आपके पेपर में आया वो देखिए, लिमिट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चन है, आंसर भी सेम होगा। देखिए, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये कारण है लिमिटेड आपकी फूड चेन के होने का। दोनों का क्वेश्चन भी सेम, ऑप्शन भी सेम। अब कहिए आप कि ये बाहर से आया है क्वेश्चन, अब कहिए आप कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। सर सामने नजर आ रही हैं चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिखाए हैं, पांचों के पांचों पीवाईक्यू से दिखा दिया मैंने। छठे पे आ जाइए। चलिए, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ विंड। तो यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेटमेंट में दी हुई है और पूछा है कि किस टाइप की विंड है, चलो बता दो। तो दे अकर एट द अपर लेवल, अपर लेवल में है यहां पर जो 2 टाइप के फोर्सेस हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिसिस के बारे में बात हो रही है। फिर 2-3 चीजें और बताई हैं। तो सर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पर सीधा तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये ईस्टर्ली और वेस्टर्ली तो हो ही नहीं सकता। जेट स्ट्रीम में कंफ्यूजन रहा होगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, बट राइट आंसर आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड है। अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो सर एनसीईआरटी में ये आपका है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, पेज 87, क्लास 11th का टॉपिक है, जहां पर आपको याद होगा भी सीएससी का पेपर हुआ था तो कोरियोलिसिस फोर्सेस और विंड से रिलेट करके क्वेश्चन आया था, यहां से पूछा गया था। अब यहीं से ही थोड़ा सा नीचे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आसपास की चीजों को जरूर पढ़ो जो पेपर में आ रही है, यहां पर ये है जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, ये आप नजर देख रहे होंगे, यहां पर ये है आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली बता रखी है ये बातें कि द विंड इन द अपर एटमोस्फेयर, तो अपर एटमोस्फेयर में ये विंड है। ठीक है, 2 to 3 किलोमीटर अबव द सरफेस आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिसिस फोर्स। सिर्फ 2 फोर्सेस यहां पर देखने को मिलेंगी, या तो प्रेशर ग्रेडियंट और या कोरियोलिसिस फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेटमेंट हो गए। अभी जो तीसरा स्टेटमेंट है, when isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar, parallel to the isobar। देखिए, parallel to the isobar, upper level
प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिसिस फोर्स, सारे कीवर्ड मैच करा दिए, आंसर है आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड। बुक से दिखा दिया। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए, इसको भी पीवाईक्यू से दिखा दीजिए। तो चलिए देख लीजिए। एनडीए 1 2018 में जियोस्ट्रॉफिक विंड पर क्वेश्चन आया था, जिसमें ये जितने भी आपके 3 स्टेटमेंट है, तीनों के बारे में डिस्कशन है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लोज अबव अ हाइट ऑफ 600 मीटर पैरेलल टू आइसोबार। विंड इज द हॉरिजॉन्टल विंड वेलोसिटी इन विच द कोरियोलिसिस फोर्स बैलेंस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स। ठीक है, यही स्टेटमेंट, यही देखो यहां पर पूरी चीजें ऐसी तो दिख नहीं रही कि बिल्कुल वही चीजें लाइन बाय लाइन, पर आइडिया आप लगा पा रहे होगे कि बात यहां पर जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में हो रही है। तो भाई ये तरीका है आपका पीवाईक्यू को देखने का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उठ के गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा, हाँ चलो हो गया मेरा पीवाईक्यू। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। वेयर डज पोर्ट्जोलाइजेशन टेक्स प्लेस। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सर आज से 1 साल पहले ही मैंने इस क्वेश्चन की भविष्यवाणी कर दी थी। मतलब जोक्स अपार्ट, भविष्यवाणी क्या सर, यही एनालिसिस किया था पिछली बार 2023 का सीएपीएफ। तब ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और मैंने कहा था कि पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज किया जाता है, थोड़ा इस तरीके से करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। सीएपीएफ 2023 में ये क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज। तो फुमडीज में किस टाइप का सॉइल फॉर्मेशन होता है? लेटराइजेशन, पोर्ट्जोलाइजेशन, ग्लेशियराइजेशन, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको ये आंसर बताकर कहा था कि भाई देखो उस समय आप लोग परेशान थे कि यार ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। मैंने उसी समय कहा था कि ठीक है पूछ लिया, हमें नहीं पता इसका सोर्स, पर फ्यूचर के लिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि यूपीएससी का सीधा कहना है कि सिलेबस मतलब एनसीईआरटी नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। तो यहां पर ये पीवाईक्यू मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, और आपको याद होगा मैंने उस यूट्यूब की वीडियो में खुद आपको ये चारों डेफिनेशन बताई थी कि ये चारों डेफिनेशन तैयार रखना। व्हाट इज लेटराइजेशन, व्हाट इज पोर्ट्जोलाइजेशन, व्हाट इज ग्लाइजेशन और व्हाट इज कैल्सिफिकेशन। सर ये चारों चीजें मैंने उस समय बताई थी आपको। ठीक है, और उसी पर बेस्ड पोर्ट्जोलाइजेशन पर ये क्वेश्चन आ गया कि वेयर डज पोर्ट्जोलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब सर यहां पर और भी अगर मैं आपको इसके क्लोज लेकर आऊं तो एनडीए 2023 में क्वेश्चन आया, द प्रोसेस ऑफ पोर्ट्जोलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन। कहां फाउंड की जाती है? आंसर था टाइगा फॉरेस्ट। पीवाईक्यू किया होता, पता होता कि भाई टाइगा फॉरेस्ट मतलब अपर मिडिल लैटिट्यूड, हाई मिडिल लैटिट्यूड में बात डिस्कशन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? रीजन इन हाई मिडिल लैटिट्यूड। ठीक है, अगर यहीं पर और भी मैं बात करूं तो देखिए इसी पर एनडीए 1 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, कैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन। मतलब ये 4 ही टर्म हैं, इन चारों टर्म के बारे में पता हो और ये कहां पर पाया जाता है इतना पता हो, बस इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट ईयर। थोड़ा सा मैं आपको बस ग्लिम्स दिखाऊंगा, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा, ताकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है यार, भरोसा। ठीक है, एक स्टूडेंट का एक टीचर से और टीचर का एक स्टूडेंट से भरोसा बिल्ड हो जाए ना, तो फिर काम कभी खराब नहीं हो सकता। तो एक बार जरा इस पर नजर मारिएगा। पोर्ट्जोलाइजेशन ये भी था, ग्लाइजेशन ये भी था, चारों के चारों ऑप्शन आप यहां पर नोटिस करेंगे। जो चारों ऑप्शन आपके यहां है वही ऑप्शन यहां है। और मैंने हमेशा कहा है, देखो अब मैं क्यों कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, और उसको एनालाइज करने का भी तरीका है। पहला तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर यहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बात जो हो रही है कैल्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। अब उसके अलावा भी 3 ऑप्शन यहां पर आपके मेंशन थे। तो जो राइट अप्रोच होती है एनालिसिस की, वो ये होती है कि सबसे पहले तो हमने जान लिया कि इसका आंसर क्या है, दूसरा हमने ये भी जान लिया कि इसके ऑप्शन जो अलग दिए गए थे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर उन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यूपीएससी ने वही किया। यहां पर तो आपसे इन्होंने कैल्सिफिकेशन का स्टेटमेंट उठाकर पूछ लिया, और यहां पर आपको जो 3 स्टेटमेंट थे उनमें से किसी एक की डेफिनेशन यहां आपको मेंशन कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है ग्लाइजेशन। ठीक है, ये आपका यहां पर है सी स्टेटमेंट, ग्लाइजेशन इसका राइट आंसर है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और मैं आपको ये चारों के चारों जो ऑप्शन है इनके ऊपर डेफिनेशन में आपको समझाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन सीडीएस 2 2023 में आए या सीएपीएफ 2024 में आए तो हम गलती बिल्कुल भी ना करें। तो अब समझिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, ये समझना बहुत जरूरी है, इन फ्यूचर हम लोग ये मिस्टेक ना करें, इसलिए कि पोर्ट्जोलाइजेशन होता क्या है इसको समझिए दोस्तों। पोर्ट्जोलाइजेशन इज अ टाइप। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात है क्लियर।
अभी तक शायद मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन दिखा दिए हैं ज्योग्राफी के, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलिस्टिस एन इवेंट दैट अकर व्हेन द सन अपीयर्स टू द रीच मोस्ट नॉर्थली और साउथली इज करेक्ट। देखो यार, क्वेश्चन पूछने का हल्का सा ट्रेंड चेंज किया है, पर आप यकीन नहीं करोगे, ये जो क्वेश्चन है मतलब जून 21 टाइप, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है जो समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स, आप यकीन नहीं करोगे, इस टाइप के सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, ठीक है, इस चैप्टर के सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो सीजन या फिर ये सोलिस्टिस वाला जो चीज़ है। सिर्फ इन्हीं दोनों पर हर साल एक क्वेश्चन जरूर आना तय है। अभी आप CSC 2023 का पेपर उठा लो लेटेस्ट वाला, या CDS उठा लो, या पिछले 3-4-5 साल में क्वेश्चन उठा लो, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। 1 मिनट रुकिएगा, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ना काफ़ी लोगों को एक अजीब सा ही कन्फ्यूजन रहा है, अब मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि सोलिस्टिस का मतलब समझो। सोलिस्टिस मतलब सन अपीयर्स टू रीच मोस्ट नॉर्थली और साउथली, कि सन जो सबसे नॉर्थ में गया या सबसे साउथ में गया, तो ऐसे टाइम को हम सोलिस्टिस बोलते हैं। तो ये आपका मान लीजिए इक्वेटर है, और यहाँ पर ये सन की एक अपनी कैपेसिटी है कि भाई मैं इस लाइन से आगे कभी नहीं जा पाऊँगा, और इधर भी इस लाइन से कभी नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, ठीक है, कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये अपनी इनकी लिमिटेशन है सन की, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस जगह सोलिस्टिस कहते हैं, यहाँ पर सोलिस्टिस कहते हैं, सिंपल समझना। और बीच में जब यहाँ पर सन रहता है तो इक्विनॉक्स हो जाता है वो। तो अब कह रहा है, ऑप्शन समझना एक एक करके। यहाँ पर कह रहा है कि द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस ऑन जून 21 इन बोथ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब खुद ही देखो यार, पहली बात तो जून 21 में क्या इंडिया में विंटर सोलिस्टिस होता है? मतलब आप सोचो ना, जून 21 में विंटर नहीं ना, गलत है ये तो पूरा। तो ए तो हटा दो। बी ऑप्शन कह रहा है कि द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस इन दिसंबर 21 इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई 21 दिसंबर में इंडिया में तो विंटर सोलिस्टिस समझ में आता है, यहां पर विंटर सोलिस्टिस समझ में आता है, पर सन यहां देखो, अगर यहां विंटर है इंडिया में तो ऑब्वियस है कि सन यहां पर होगा, इधर मैक्सिमम कैपेसिटी में होगा। तो सन अगर यहां होगा तो यहां सदर्न हेमिस्फीयर में क्या विंटर होगा या समर होगा? तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही जगह, जैसे यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट ने इसने एक ही तरीके की बात की है कि जून 21 दोनों तरफ एक टाइप का एटमॉस्फेयर हो रहा है, और यहां पर भी एक टाइप के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि द समर सोलिस्टिस अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन जून 21। हमें पता है जून 21 को यहां पर समर सोलिस्टिस होता है। क्वेश्चन ज्यादातर इसी स्टेटमेंट पर आते हैं, ठीक है। और दिसंबर 21 को सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दिसंबर 21 को समर सोलिस्टिस यहां पर होगा, यह भी बिल्कुल सही है। 21 जून को यहां होगा इंडिया में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 21 दिसंबर को यहां होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ के नाम पर आप जितने भी प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये 295 292 से क्वेश्चंस, यहाँ देखिए, जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, 21 जून, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द लेंथ, ठीक है, वही दिसंबर, सितंबर, नवंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। यहाँ पर अब मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ गया, विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, ठीक है। एक टाइप ये मोशन ऑफ द अर्थ में हमेशा एक टाइप तो ये हुआ आपका, जिस पर क्वेश्चन पूछता है। अगर इस पर नहीं आएगा तो दूसरा टाइप होता है सीजनल चेंज, ये वाला आप देखिए यहाँ पर, सीजनल चेंज ऑफ द अर्थ अकर ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ द डे टाइम, मतलब जो चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में सन के मूवमेंट पर बेस्ड, ठीक है, वो चीज़। समर एंड विंटर सीजन की वजह से क्या कॉज हो रहा है इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, अगर जो है
इंक्लाइंड हो जाए ऑर्बिट से इक्वेटोरियल प्लेन, तो जो चेंजेस हैं सीजन में वो नहीं आएंगे। तो ये भी चेंज ऑफ सीजन पर आ गया क्वेश्चन, ये भी चेंज ऑफ सीजन पर क्वेश्चन है, ये भी चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ, सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन। अब यहां पर भी आप देखेंगे डिग्री चेंज कर दिया तो सीजन में चेंज कैसा आया, लेंथ चेंज। तो ये दो टाइप है दोस्तों, मोशन ऑफ द अर्थ में सिर्फ ये दो टाइप है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इन्हीं दो टाइप को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना था, ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा उसको सॉल्व करने के लिए, और यहीं से ही आप फ्यूचर में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, इफ इट इज 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाई आइलैंड एंड अलास्का। अब सर यहां पर भी ये आपका इस बार मैंने नोटिस किया है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्वेश्चन IDL पर बेस्ड है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस पर दो क्वेश्चन आए हुए हैं और ये प्रीवियसली काफ़ी फेमस टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके भी मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोर्स तो दिखा नहीं सकता कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके पहले पूछा गया है, पर हाँ इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि भाई न्यूजीलैंड है, ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है, यहां पर डेट है हमारी 31, यहां पर 31 है। पूछ रहा है हवाई आइलैंड और अलास्का में क्या डेट होगी। ठीक है, हवाई आइलैंड यहां पर और अलास्का में क्या डेट होगी, मतलब सेम ही आपके लॉन्गिट्यूड पर है दोनों। तो यहां पर क्या है, अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला या फिर सिंपल सा तरीका जो आपने पढ़ा हो या नहीं समझा है वो ये है कि ये आपकी रेड कलर में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। सिंपल सा यहाँ पर फंडा दोस्तों ये होता है कि अगर आप यहाँ से, ठीक है, अगर आप यहाँ से वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो आप एक दिन पीछे चले जाते हो। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। इसके पीछे का लॉजिक है, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं होगा तो इसको मैं आगे फ्यूचर में समझाऊंगा। और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो आप अपना एक दिन गवा दे रहे हो, यानी कि आप एक दिन आगे आ जा रहे हो। तो यहां पर अगर मान लो 31 है जो हम देख रहे हैं, तो अगर यहां से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो मैं एक दिन पीछे चला जाऊंगा, यानी कि ये मेरा 30th हो जाएगा, दिन 30 तारीख पे आ जाऊंगा। और मान लीजिए अगर यहां मेरा 31 होता, अगर मैं यहां पर 31 होता तो यहां आते ही मेरा 1 तारीख हो जाती। तो बस इतना सा फर्क है। आंसर इसीलिए आप यहां पर देखेंगे बोथ हैव 30 दिसंबर 2023। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में मान लो अभी आपको समझना है तो अगर यहां पर भी मैं आपको स्टेटमेंट वाइज दिखाऊं, कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन वेयर डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट क्रॉस्ड। ठीक है, ये इसका हल्का सा डेफिनेशन, अ ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप इसे ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं, यानी कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो एक दिन गवा बैठोगे, लूज अ डे। और वाइल क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहां से इधर की तरफ जाएंगे तो गेन करेंगे एक दिन को। ये है यहां पर कॉन्सेप्ट। और सर इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आपका अगला भी क्वेश्चन है, इसको भी यही मैं टैकल कर देता हूं। देखो यहां पर अब पता है ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसी पर बेस्ड यहां पर आपका टाइम भी सेट होता है, जहां पर हर 15 डिग्री पर 1 घंटा क्रिएट हो रहा है। सिंस द अर्थ रोटेट बाय 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है जो गलत है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि चेंज करने पर एक दिन बढ़ रहा है घट रहा है, इन्होंने यहां पर बिल्कुल उल्टा कर दिया। ये कह रहे हैं कि एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रेवल, ड्रॉपिंग बैक अ डे फॉर वेस्टवर्ड ट्रेवल। अब आप देखिए कि वेस्टवर्ड ट्रेवल पर ये कह रहे हैं कि एक दिन ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि हम पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, ड्रॉपिंग। अब मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये आपका इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अब ये कह रहा है कि वेस्टवर्ड ट्रेवल पर हम एक दिन पीछे चले जा रहे हैं। क्या ऐसा है? मैंने भी आपको क्या समझाया कि जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो आप एक दिन आगे जाएंगे। ठीक है, नुकसान हो रहा होगा आपका, एक दिन आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे आप तो आपका एक दिन का नुकसान हो जाएगा, एडवांसिंग अ डे हो जाएगा। तो ये यहां पर कह रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। डे लाइट सेविंग के बारे में बताया हुआ है कि 1 घंटे जो है घड़ी आगे कर दी जाती है, ये बिल्कुल सही है।
फोर्थ कह रहा है कि द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है 134 होगा, सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो ये वाला जो चीज़ आपने यहाँ पर देखी सर, ये आपके कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली इस तरीके के पूछे जा चुके हैं और उसी पर बेस्ड ये एक और नया क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेलस्टोन इज नॉट करेक्ट। हेलस्टोन के बारे में क्वेश्चन है कि क्या इसमें से गलत है। सर देखो, इसके बारे में वैसे तो आपका जो डिस्कशन है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, हेलस्टोन के बारे में आपका मेंशन है आपकी बुक में, ये 11th क्लास की आपकी बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आपका एक डिस्कशन है आपके चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर आपके प्रेसिपिटेशन के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डिस्क्राइब किया हुआ है, जहाँ पर आपका रेन, स्नो, स्लीट, हेल यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। उसी में एक पार्ट है हेलस्टोन। अब हेलस्टोन के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिस्कस तो किया है, जहाँ से हमारे 2 पॉइंट तो कवर हो रहे हैं, जैसे कि हेलस्टोन क्रिएट कैसे हो रहा है और दे आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर। हेलस्टोन्स हैव सेवरल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस वन ओवर द अदर। अब ये चीज़ें तो यहाँ पर समझ में आ रही हैं, मल्टीपल कंसेंट्रिक लेयर है, सॉलिडिफाई हो रहा है, पर जो यहाँ पर आंसर है आपका ए है, देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ये इसका गलत है, नॉट करेक्ट है, यही इसका राइट आंसर है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। तो ये इतना मुझे सोर्स यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप इसके आंसर तक जो है पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का पार्ट क्या है? लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म, सॉलिडिफिकेशन। सर तीनों ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपने लिथिफिकेशन शायद ना सुना हो, पर अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में तीनों शब्द का जिक्र हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके एनसीईआरटी में, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका इग्नियस रॉक के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर समझाया हुआ है कि आपका सॉलिडिफाइड और कूलिंग हो रही है, जिस प्रोसेस से आपका इग्नियस रॉक तैयार हो रहा है। देन सेडिमेंट्री में मैंने आपको कहा था कि कुछ कीवर्ड है जिन्हें तैयार रखिएगा, जिसमें लिथिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वहीं यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म में तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, बट फॉलिएशन और लीनिएशन ये इसके कीवर्ड हैं। तो अगर सिर्फ रॉक साइकिल की मैं डायग्राम की भी बात करूं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मेटामॉर्फिज्म, लिथिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, वेदरिंग एंड इरोजन, ये सभी रॉक साइकिल के पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो आंसर देख रहे हैं, ये 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रॉक साइकिल आपको समझ में आ गया। उसके बाद सॉइल की बात करें तो हमेशा सॉइल पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल तो इनका फेमस है। तो इस बार भी ब्लैक सॉइल पर क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड सूटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखेंगे। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन अ ड्राई सीजन। सर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट पे वो पहले स्टेटमेंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। प्रूफ के साथ बात करेंगे। यहाँ देखिए, ये मैं पहले से ही आपका यहाँ ओपन करके बैठा हूँ ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल का डिस्कशन यहाँ ओपन करा हमने, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कह रहा है कि द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, रिटेन करता है। ये हमारा जो स्टेटमेंट 2 था वो डिस्कस कर रहा था, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 जिसमें कह रहा था कि ये रिटेन कर रहा है और वो मदद कर रहा है रेन फेड क्रॉप्स को, ठीक है, हेल्प करता है रेन फेड क्रॉप्स को। इस तरीके से स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई कर रहा था। तो यहां पर भी देखिए, कह रहा है कि विच हेल्प्स द क्रॉप स्पेशली रेन फेड वंस टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन, ठीक है। ये समझ में आया। 2 स्टेटमेंट यहां से उठा दिए हैं, और जो है प्रूफ बेसिस पर यहां पर आपका क्वेश्चन दे दिया है, और ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हैं कि ब्लैक सॉइल जो है कंसीडर्ड की जाती है रेन फेड क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ठीक है, जो कि आपका ड्राई सीजन में भी उसे सर्वाइव करने में क्रॉप को मदद करता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ए है आपका। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। क्लियर है यहाँ पर सॉइल के बारे में? आगे बढ़ते हैं। साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां पर थोड़ा सा मामला हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, पर
क्लियर बात यह है कि सर पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज सिचुएटेड अलोंग द इंडियन ओशन, मतलब ऑलमोस्ट इंडियन ओशन भी वहां पर कनेक्ट करता है आपका साउथ कोस्ट में। पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है मेरे अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट में सर कंफ्यूजन जो मुझे क्रिएट हुआ, शायद आपको भी अब होगा, इट एक्सपीरियंस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। विंटर मंथ में सर रेन ऑस्ट्रेलिया में होगी, ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी एक तरफ साउथ में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या दिसंबर और जनवरी में विंटर होगा साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि ये दिसंबर जनवरी का टाइम तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का होता है, पर सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर हो रही होती है दिसंबर और जनवरी के टाइम पर यहां पर कह रहा है विंटर मंथ। ये विंटर मंथ थोड़ा सा यहां पर मतलब मुझे सेट नहीं बैठ पा रहा है। अब यूपीएससी से गलती हुई है या फिर यूपीएससी ने फंसाने के लिए कहा है, ये तो यूपीएससी के आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सर यहां पर मेरे अकॉर्डिंग गलत है, आपका राइट आंसर ए ओनली होगा, ठीक है। और इसका सोर्स एज सच कोई है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इस तरीके से कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ है। उसके बाद सर ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई सोर्स मुझे नहीं देखने को मिला है। हालांकि नेबुलर हाइपोथेसिस ये आपको मैं सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में दिखा सकता हूं, पर वहां पर इसके आंसर को मैच कराते हुए कोई किसी तरीके का एक स्टेटमेंट नहीं मुझे देखने को मिला है, तो ये मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। उसके बाद यहां पर ये क्वेश्चन है आपका फॉनल रिसोर्सेज, सर इसमें ओनली 1 इसका आंसर है, बट इसका भी कोई सोर्स मुझे नहीं देखने को मिला है। सेम आपका यहाँ पर सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में भी कोई ऐसा सोर्स नहीं देखने को मिला है, बी इसका राइट आंसर है। और फिर बात करते हैं आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, डी ऑप्शन इसका राइट है पर कोई ऐसा इसका सोर्स नहीं है। तो जिसके सोर्स हैं, जिसको मैं पीवाईक्यू से लिंक कर पाया हूँ, फाइंड आउट कर पाया हूँ, वो मैंने आपको सामने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं करीबन 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ज्योग्राफी में आए हैं इस बार 2024 में, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो दोबारा अटेम्प्ट देने वाले स्टूडेंट हैं, देखो यार ज्योग्राफी डिफिकल्ट तो था, ये तो सामने बिल्कुल हमारे है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते ज्योग्राफी में। क्वेश्चन जितने भी आते हैं यार, हम एटलीस्ट 70-80% करने के लिए कैपेबल होते हैं और क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ऐसे अजीब से पेचीदा से क्वेश्चन नहीं होते। पर फिर भी आप यहाँ पर देखोगे ये जो क्वेश्चंस है, क्योंकि देखो ऐसी नाउम्मीदी में भी हमें उम्मीद की किरण तो देखनी होगी कि मान लो अगर 2025 में अगर इसी टाइप का पेपर फिर आ जाता है तो आप क्या करोगे यार, क्या छोड़ के आ जाओगे? नहीं, 25 की प्रिपरेशन कुछ उस तरीके से करोगे ना। तो क्या सीखने को मिला हमें? 2 चीज़ जो ज़रूरी सीखने को मिली, एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी 11th क्लास की आपने देखी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी करनी है। दूसरी चीज़, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को भी साथ में लेकर चलना है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, अगर ये 18 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं तो इसमें करीबन मैंने आपको 10 से लेकर 12 क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिंक करके दिखाए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस से आपको अभी ये तो समझ में आ गया होगा कि यार अब प्रिपरेशन को कैसे ले जाना है। और सर ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले से ही इस बात पर कई बार जोर डाल चुका हूं। तो जिसने इस बात को समझा होगा, जिसने चीज़ों को पीवाईक्यू से लिंक करके पढ़ा होगा, वो रिजल्ट के दिन आपको पता लग जाएगा कि उसकी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन में क्यों फ़र्क रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, यहाँ से कुछ जानकारी, कुछ नई चीज़ आपको पता लगी होगी। और अगर आपका यहाँ पर कोई और भी डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर और एक नए अच्छे बेहतर एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।